हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसी मेनिया। तो हमने पहले वीडियो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। जैसे वाला पहला आपका आर्टिकल क्या है, रिफॉर्म्स एंड एग्रीकल्चर, ये किससे जुड़ा हुआ आर्टिकल है। तो ये आपका जो है जो भी आपका सरकार ने एक आत्मनिर्भर भारत अभियान जो जारी किया, जिसके अंतर्गत आपका 20 लाख करोड़ पैकेज की बात जो है सरकार ने की है, उसमें जो आपका तीसरा अनाउंसमेंट जो है सरकार ने किया था, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो है उसी का पूरा एनालिसिस जो है इस आर्टिकल में किया गया है। तो इसमें इनका कहना है कि सरकार ने जो भी मेजर्स लिए हुए हैं ये लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं। जैसे कि क्या है, जैसा कि सिंपल जो हमारे मींस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करना, या फिर लॉजिस्टिक्स को मेंटेन करना, या फिर जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको बढ़ाना, या फिर गवर्नेंस जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है जो मतलब लॉन्ग टर्म चले आ रहे हैं इशूज़, उसी को सरकार ने लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस को ही जो है सरकार ने इस रिफॉर्म में इनकॉर्पोरेट किया है। बल्कि इस समय कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें कि जो एक हम जानते हैं कि सप्लाई चेन पूरा ब्रेक हुआ है और जो हमारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग है वो सारी जो कहते हैं डिसरप्ट हुई हैं, तो सरकार को एक इंस्टेंट पैकेज लाने की बात करनी चाहिए थी। जैसा कि क्या कुछ लोन वेवर की बात करती सरकार, या फिर कुछ कैश ट्रांसफ़र की जो है सरकार जो है सहायता देती, या फिर कोई कंपनसेशन देती। कंपनसेशन किन के लिए, मान लीजिए जैसे कोई किसी की फसल है, जैसे हमने देखा था कि किसी की मान लीजिए अंगूर की फसल है, तो वो जो है उन्होंने जो है उनकी पक गई फसल, तो उनको तोड़ के जो है बेचना है, लेकिन हम जानते हैं कि सप्लाई चेन पूरा एक डिसरप्ट पड़ा हुआ है, तो उनको नुकसान होगा। सरकार को उनको कंपनसेशन देना चाहिए था ताकि उनको जो है उनको नुकसान ना हो। तो ये सरकार को करना चाहिए था एज अ इंस्टेंट सोल्यूशन बता रही हैं। तो सरकार ने जितने भी लिए हैं वो सारे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन लिए हुए हैं। तो हम जानते हैं कि क्या क्या सरकार ने जो है किए हैं। तो पहला इन्होंने जो है क्या कह रहे हैं कि क्या इससे जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ चेंजेस आएगा या नहीं आएगा। तो पहला अगर हम बात करें कि जो सरकार ने बदलाव लिया है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को जो है उसमें कुछ अमेंड करने की बात कर रहे हैं। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कब आया था, ये आपका 1955 में आया था, जब आपका फेमिन और एज अ फूड स्कार्सिटी जो है भारत में थी तब। और इसको क्यों लाया गया था, ताकि जो है जो एक प्राइस राइज हो रहा था और इन्फ्लेशन था उसको कंट्रोल करने के लिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। और क्या था, जैसे कि जो फूड के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना की बात कर रहे थे। मतलब कि कोई जो है वो, जैसे हम जानते हैं जब बंगाल फेमिन आया था तो उसमें ये था कि पंजाब में उस समय काफ़ी अच्छा खासा प्रोडक्शन था, तो लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाया था क्योंकि जो है क्योंकि एक वहाँ से वहाँ तक मूवमेंट जो है सरकार ने जो है डिस्कस किया था। तो इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, मतलब कि ख़त्म करने के लिए सरकार ने आपका ECA एक्ट जो है लाया था 1955 में। और क्या इसका था, और मेनली कारण क्या था, जैसा कि जो हमारे आपके डीलर्स हैं उनके लाइसेंस को रेगुलेट करना, स्टॉक्स को जो है कॉन्फिस्केट करना। और क्या था मेनली, और जैसे मान लीजिए कुछ लोग इसको, जैसे कुछ होते हैं जब मान लीजिए प्राइस, जैसे मान लीजिए अभी प्याज है, ठीक है, प्याज की प्राइस मान लीजिए आज बहुत बहुत बढ़ गई है, अब मान लीजिए आज प्राइस की बहुत कम हो गई मान लीजिए इसी, तो क्या होगा, जो फार्मर्स होंगे वो उसको कुछ फार्म होते हैं जो उसको स्टोर करके रख लेते हैं। जब प्राइस बढ़ता है तो फिर उसको मार्केट में लाते हैं, तो उससे उनको काफ़ी दुगना जो है लाभ मिलता है। तो इन सब प्रैक्टिस, ये आपका अनएथिकल प्रैक्टिस हो गई। तो इन सब अनएथिकल प्रैक्टिस को जो है डिस्कस करने की सरकार जो है ECA एक्ट जो है लाई थी, ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे। तो लेकिन इसका ट्रेडर्स जो है काफ़ी कहते हैं कि इसका जो है जो अथॉरिटी है इसका बुरा इस्तेमाल भी करती है। कैसे कैसे, जैसे मान लीजिए हमारा अगर हम बात करें क्या बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उनको जो है भाई उनको ज़रूरत है कि जैसे ये इनका काम क्या होता है मेनली, जैसे मान लीजिए आम वगैरह है या अचार वगैरह है, तो उसको जो है प्रोसेस करके जो है मार्केट में बेचना। तो इससे क्या, इनको स्टोर करना इनका पहला मतलब की शर्त होती है, इसको स्टोर करें फिर उसके बाद उसको जो है शेल्फ लाइफ को बढ़ाएं। तो फिर इनका अगर ये इनका पहला क्या बोलते हैं इसमें शर्त होती है। तो अगर वो स्टोर करते हैं तो उसमें जो अथॉरिटी होती है उनको हैरेस करती है और उनकी चीज़ों को क्या बोलते हैं कॉन्फिस्केट भी कर देती है। और आपका ECA एक्ट में जो है आपका जो है जेल टर्म है, अगर कोई कॉन्फिस्केट करता है या फिर ऐसा कोई प्रैक्टिस करता है तो उनको क्या बोलते हैं जेल भी जो है हो सकती है, अगर कोई उनके नियमों को जो क्या बोलते हैं उल्लंघन करती है सरकार का। तो ये जो है उनको क्या बोलते हैं हैरेस किया जाता है, ब्लैक मार्केटिंग के बेसिस पे या होर्डिंग के बेसिस पे या स्पेकुलेशन के बेसिस पे उनको जो है हैरेस किया जाता है। तो सरकार ने अभी क्या बोलते हैं कुछ कमोडिटीज़ हैं उनको, जैसे उसमें जो है उनको डीरेगुलेट करने की बात की है। जैसा सीरियल्स हो गया, पल्सेस हो गया, एडिबल ऑयल हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, पटेटो हो गया, ओनियन हो गया। तो इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं डीरेगुलेट करने की जो है सरकार ने जो है बात की है।
और क्या कहा है कि इन सब जो है आपके प्रोडक्ट्स में जो स्टॉक लिमिट है वो जो है आपका जो है नहीं होगी, पहली बात तो। और ये सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी नेशनल कैलेमिटी आती है या फिर फेमन आता है तभी जो है इसको इम्पोज किया जाएगा, बाकी नॉर्मल टाइम में इसको जो है ऐसा नहीं किया जाएगा, पहली बात। और जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो हमने बात किया था उनको उसमें एग्जाम्पशन मिलेगा, और जो कि वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी एग्जाम्पशन मिलेगा, और जो आपके क्या बोलते हैं एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी क्या बोलते हैं उनको जो है इसमें एज अ एक्सेप्शन जो है माना गया, उसमें ऐड नहीं किया जाए। तो इससे लाभ क्या होगा, लाभ यही होगा कि जो हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो जो है काफ़ी आएंगे, जो हमारे वेयर हाउसेज हैं, जो आपके पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है बढ़ावा मिलेगा। और हम बात करेंगे प्रोसेसर वगैरह की, मिल्स वगैरह की, कोल्ड स्टोरेज वगैरह की, तो इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। और क्या बोलते हैं जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनको एज अ कॉम्पिटिटिव रेट्स भी जो है क्या बोलते हैं मिलेगा। तो इससे ये आपका क्या बोलते हैं इससे लाभ हुआ। और दूसरा क्या है, इन्होंने क्या किया सरकार ने कि जो है कुछ रिफॉर्म जैसे लाए हैं, मीन्स लाने की बात कर रहे हैं। ऐसा अगर हम बात करें एपीएमसी मंडीज़ जो होती हैं हमारे स्टेट में, उनका काम क्या होता है, उनका जैसे कोई भी फार्मर होते हैं उनसे सब्जी या फिर जो होती है अनाज वगैरह उनको जो है कलेक्ट करते हैं, और फिर वहाँ से फिर वही प्राइस करते हैं डिसाइड, और वहाँ से फिर वो रिटेल शॉप्स वगैरह पे वो क्या बोलते हैं बिकती हैं। तो कभी कभी क्या होता है फिर जो भी प्राइस होती हैं वो एग्जॉर्बिटेंट प्राइस लगाते हैं, कम होती ज़्यादा होती, जिससे जो फार्मर्स होते हैं उनको नुकसान होता है। या फिर हमने देखा कई 2 रुपये किलो भी जो है उनकी सब्जियां बिकती हैं, तो इससे काफ़ी उनको नुकसान। और क्या होता है नुकसान उनको, मान लीजिए एमपी में आज जो है प्याज की कीमत जो 70 रुपये किलो है, आपका यूपी में वही प्याज की कीमत जो है 30 रुपये किलो है। तो सरकार जो एपीएमसी मंडी होती हैं वो इंटरस्टेट क्या बोलते हैं मूवमेंट को डिस्करेज करती हैं। तो सरकार ऐसी लॉ लाने की बात कर रही है ताकि जो ये इंटरस्टेट डिस्करेज मतलब कि मूवमेंट है आपका फूड ग्रेन्स का या फिर उसका, उसमें जो है ताकि और ये जो हमारे फार्मर्स हैं उनको एज अ एक उचित दाम मिल सके, इस कॉम्पिटिटिव प्राइस मिल सके। तो ये जो है एक ऐसी लॉ लाने की जो है सरकार बात कर रही है। बल्कि सरकार ने मॉडल एपीएमसी एक्ट भी लाया था, लेकिन हर सरकार उसको जो है क्या बोलते हैं मीन्स अपना ही नहीं, कुछ ही सरकार जहाँ पे एग्जिस्टिंग जो हमारी गवर्नमेंट है वो रूल कर रही है वही जो है वो उन्होंने अप्लाई किया, बाकी और सरकारों ने इसको क्या इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया। तो ये सरकार लाने की जो है बात कर रहे हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई चिप्स कंपनी है और मान लीजिए कोई आलू क्या बोलते हैं प्रोड्यूस कर रहा है फार्मर, तो उनके मध्य जो है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक अनुबंध होता है, और फिर मान लीजिए वो कहते हैं कि 6 महीने बाद हम आपका जो आलू है इस दाम पे जो है वो खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे जो फार्मर्स हैं उनको एक उचित दाम मिलेगा। और कभी कभी लेकिन इससे उनका नुकसान भी होता है, क्योंकि मान लीजिए 6 महीने बाद वो कहें कि आपका जो आलू का साइज़ है वो अलग है, ऐसा देखने को पाया गया, उनको हैरेस किया जाता है उससे, और फिर उनको काफ़ी नुकसान भी होता है। तो इन सब कमी को दूर करने के लिए सरकार जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक लॉ भी क्या बोलते हैं लाने की, उसमें एक अभी तो खैर लॉ है लेकिन उसमें कुछ नया ड्राफ्ट लाने की जो है बात करता कि इन सब इशूज़ को सॉल्व किया जाए, ये आपका बात कर रहे हैं। तो आपका चौथा क्या कहा, चौथा उन्होंने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि इसके लिए क्या कहा है, इसलिए सरकार ने 1 लाख करोड़ जो हमारा नाबार्ड है, नाबार्ड क्या आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसमें इन्होंने जो है 1 लाख करोड़ रुपए जो है की इन्फ्यूज़ करने की बात की है। फिर वो जो है आपका जो हमारे जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गए और जो आपके कोऑपरेटिव रूरल सोसाइटीज़ हो गई उनको जो है पैसे दिए जाएंगे, और फिर वो जो है जो हमारे मीन्स हैं, और उसके बाद फिर वो उससे सरकार या फिर और भी चीज़ें जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करने में जो है उनको सहायता मिलेगी। ये तो आपका पहला हुआ। और भी जो आपके अलग सेक्टर हैं, अगर हम बात करें कि लॉजिस्टिक सपोर्ट अगर हम बात करते हैं और सेक्टर में, अगर जैसे फिश वर्कर हो गए या फिर डेयरी हो गया, दूध वगैरह, या फिर लाइव स्टॉक फार्मिंग, जानवरों को जो है पालन, इन सब चीज़ों को। और अगर हम बात करें बी कीपिंग क्या आपका मधुमक्खी पालन, इन सब को बढ़ावा, या फिर आपके बात करते हैं वेजिटेबल की, मेडिसिन प्लांट वगैरह की, तो इन सब के लिए जो एक लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट होता है, उसके लिए भी जो है सरकार जो है एक वही इसी 1 लाख करोड़ में जो है वो इंक्लूड होगा। हम बात करते हैं कि वीमेंस फार्मर्स के लिए, तो वीमेंस फार्मर जैसे हम जानते हैं कि अचार वगैरह पापड़ वगैरह वो सब बनाती हैं, तो वो नॉन फॉर्मल क्या बोलते हैं प्रोसेसिंग मतलब यूनिट होती है उनकी, तो उनको एज उनका टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन करना या फिर उनको एज अ मार्केटिंग सपोर्ट देना, तो वो भी आपका 1 लाख करोड़ में है उसको इंक्लूड किया जाएगा। तो ये आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है इतने रिफॉर्म सरकार ने किए हैं। अब हम बात करते हैं एमएसएमई सेक्टर में सरकार ने जो है क्या किया, दूसरा आर्टिकल की बात करते हैं। तो सरकार ने जो है अभी जो पहला ट्रांच था 20 लाख करोड़ पैकेज का, उसमें सरकार ने एमएसएमई
और जो आपका NBFC, ये दोनों क्या होती हैं, ये आपका वही माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज MSME। NBFC क्या है आपका, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या इंटरप्राइजेज। ये आपकी जो है इनको सरकार ने जो है लाभ इसमें दिया है, आपका फर्स्ट ट्रांच जो हुआ था। और कुछ आपका जो ऑर्डिनरी पर्सन है, आपका कॉमन पर्सन है, उनको भी उसमें जो है कुछ लाभ जो है सरकार ने दिया है। तो क्या दिया ये हम देख लेते हैं। MSME में क्या दिया सरकार ने, कोलेटरल फ्री लोन जो है देने की बात किया है। और इसमें क्या कहा है, सिंपल कहा है कि जो वो MSME जिनका टर्नओवर जो है क्या बोलते हैं 100 करोड़ होगा, और उनको जो है क्या बोलते हैं 25 करोड़ तक के क्या बोलते हैं एज अ क्रेडिट जो है सरकार प्रोवाइड जो है बैंकों के थ्रू जो है कराएगी। और बैंकों के थ्रू मतलब कह सकते हैं हम आगे आगे देखेंगे उसमें क्या है। और ये जो है 4 साल तक का क्या बोलते हैं इसको एज अ टेन्योर होगा इस लोन का। और क्या है, और इसको जो है 31 अक्टूबर तक इसको जो है ओपन रखेंगे। और इसके लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए जो है जारी किए हैं। तो इससे जो हमारे MSME हैं उनको क्या बेनिफिट मिलेगा ये हम देख लेते हैं। तो इससे जो हमारे MSME हैं उनको रॉ मटेरियल परचेज करने में, या फिर कोई बिजनेस मान लीजिए उनको शुरू करना है, जो भी एक इनिशियल कॉर्पस होता है, सीड मनी होता है, वो उसको उनसे लाभ मिलेगा। जो आपके इनिशियल बिल्स होते हैं पे करने के लिए, उसको इससे उनको लाभ मिलेगा। या फिर जो हमारे अभी कोविड-19 में जैसे हम जान रहे हैं कई कंपनीज वेजेस नहीं पे कर पा रही हैं, जो हमारे वर्कर हैं उनको भी जो है देने में जो है काफ़ी जो है लाभ मिलेगा, उनको भी जो है प्रॉपरली वेज जो है दे पाएंगे। तो एक कह सकते हैं इसको इकोनॉमी को रिवाइव करने की जो है इसमें जो है बात क्या बोलते हैं काफ़ी मदद मिलेगी। और अगर हम बात करें क्या इससे लाभ होगा, तो अभी अगर देखिए, अगर जैसा हम जानते हैं कि सरकार जो है ये देगी, तो इससे क्या होगा क्या बोलते हैं सरकार, जैसे अगर मान लीजिए सरकार ने कोलेटरल फ्री लोन देने की बात नहीं की होती, तो गवर्नमेंट बैंक जो थी या फिर बैंक जो वो ऐसा लोन नहीं देते, क्योंकि हम जानते हैं कि MSMEs ऑलरेडी बहुत सारे लोन ले चुकी हैं और उनके पास अभी इस समय लैंड की कीमत बहुत कम है, तो वो ऐसा कोलेटरल उसको नहीं मतलब क्या होते हैं रख सकती हैं। तो सरकार ने अभी इसीलिए कोलेटरल फ्री लोन देने की बात की है। अब उसको क्या होगा, बैंक जो है आसानी से उनको दे पाएंगे क्योंकि उसमें गवर्नमेंट की बैकिंग है। तो ये आपका इससे क्या होगा, इससे आपका जो 45 लाख MSME है कंट्री में, उनको जो है सीधे तौर पर जो है फ़ायदा होगा। तो ये बात करते हैं। अब हम बात करते हैं और क्या प्रपोजल दिए गए हैं MSME सेक्टर में उसको बूस्ट करने के लिए। तो सरकार ने एक पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है लाने की बात की है। इसमें क्या है, इसमें वही सिंपल सी जो क्रेडिट सरकार देगी, सरकार प्रोवाइड करेगी। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई MSME है तो उसमें सरकार मतलब डायरेक्ट बैंक उनको नहीं पैसा देगी, जो उसको प्रमोट करते हैं, प्रमोटर्स होते हैं उनके MSMEs को, उनको सरकार देगी। और फिर वो इक्विटी बेसिस पे उसमें क्या होता है इन्वेस्ट करेंगे, उसमें जो है पैसे उनको देंगे आपके MSMEs को। तो डिफरेंस क्या है आपका, डिफरेंस यही है, डायरेक्ट उनको एक या तो मान लीजिए कोई डेट लें या तो फिर क्या होता है इक्विटी, दोनों में अंतर क्या होता है। डेट मतलब सिंपल आपका पैसा दें और कुछ साल बाद जो है फिर वो जो आपके MSME है उसको रीपे करें। लेकिन मान लीजिए इक्विटी लेती है कोई भी आपके प्रमोटर वगैरह, तो फिर वो उसमें शेयर लेते हैं, जो भी उससे प्रॉफिट या फिर आपका डिविडेंड क्लियर होगा उससे उनको जो है उसको देना पड़ेगा। तो ये आपका क्या बोलते हैं आपका पार्शियल क्रेडिट गारंटी होगा। और ये किसके थ्रू दिया जाएगा, ये आपका क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो आपका MSME। तो ये इसके थ्रू उनको जो है क्या बोलते हैं दिया जाएगा प्रमोटर्स को, और उसके थ्रू क्या बोलते हैं वो इक्विटी बेसिस पे MSME में वो लगाएंगे। दूसरा क्या है उन्होंने कहा है, दूसरा उन्होंने क्या बोलते हैं कहा है कि इक्विटी बेसिस पे क्या बोलते हैं, इक्विटी बेसिस पे वही हमने बात किया था कि फंड ऑफ फंड सिस्टम में जो है सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए एज अ क्या बोलते हैं इन्फ्यूज़ करने की जो है बात की है। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये हम जान लेते हैं। जैसे हमारी सरकार ने जो है इसको 10,000 करोड़ रुपए क्या बोलते हैं देने की बात की है। तो इसमें कोई मान लीजिए अगर एग्जाम्पल लेते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी में जो है इसको बात कर रहे हैं इक्विटी बेसिस पे, तो म्यूचुअल फंड कंपनी मान लीजिए किसी दूसरी कंपनीज को जो है एज अ उसमें जो है शेयर या फिर कह सकते हैं कि इक्विटी बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जो मान लीजिए कोई भी कंपनी मान लीजिए आपके MSME है, ठीक है, उनको सरकार ने जो है इतना कुछ रुपए दिया, तो फिर वो पैसा जो वो होगा मान लीजिए 100 करोड़ दिया तो 50 करोड़ रुपए वो दूसरी कंपनी देती हैं। तो जो दूसरी कंपनी 50 करोड़ देंगी तो फिर वो कंपनी सिर्फ एक म्यूचुअल फंड से नहीं लेंगी ना, और भी कंपनी से लेंगी वो, और भी आपकी जो है म्यूचुअल फंड कंपनी उससे लेंगी। तो जो आपका पहला जो सरकार ने दिया 100 करोड़ रुपये वो आपका फादर कंपनी होगी, जो आपका फंड ऑफ फंड है वो। लेकिन जो आपका दूसरा जो उनको दूसरी कंपनी को दिया है वो आपका डॉटर फंड हो गया। तो फिर वो और क्या बोलते हैं क्रिएट करेंगी, मतलब कि मीन्स लोगों से क्या बोलते हैं पैसा लेके ये फंड को जो है रेज करने का जो है बात करेंगे MSMEs के लिए मेनली। तो इससे जो है सरकार को, इससे जो हमारे क्या बोलते हैं मीन्स जो MSME है उनको फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा, जैसा कि उनका एज साइज़ डेवलप होगा पहला, और दूसरा क्या है, दूसरा दो जैसा उनको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की जो है क्या बोलते हैं लिस्ट भी किया जा सकेगा, ये आपका क्या बोलते हैं वो लाभ होगा। और हम जाने करते हैं MSME में क्या किया सरकार ने डेफिनेशन जो है MSME का जो है चेंज किया है। क्या किया सरकार ने, अगर हम बात करें तो एक डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं
तो देखिए पहले जो है क्या था सरकार ने, पहले सरकार ने जो हमारा एमएसएमई सेक्टर था उसको मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज, आपको जो सर्विस आपका एंटरप्राइजेज उसमें डिवाइड करते थे। ये क्या होता था फ्रेंड्स, ये आपका जैसे जो भी आपकी एमएसएमई जो है गुड्स वगैरह प्रोवाइड कर रही है या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है उसको अगर प्रोड्यूस कर रही हैं तो वो उस केस में करती थी। कुछ होती है एमएसएमई जो आपके सर्विस देती हैं, तो वो आपका सर्विस हो गई, आपके हो गई एमएसएमई। तो ये इन दोनों में होता था, कैटेगरी में डिवाइड होती थी। तो आपका आप देखिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो इसको किस तरह जो है उसमें लिमिट्स थी जो है। तो ये पहले आपका इन्वेस्टमेंट बेसिस पे था, ठीक है। अभी जो है करंटली क्या हुआ, सरकार ने क्या किया है, करंटली सरकार ने इन्वेस्टमेंट बेसिस तो है उसको जो है लिमिट बढ़ाई है, लेकिन साथ साथ टर्नओवर, कंपनी का कितना टर्नओवर है उसको भी उसका सरकार ने क्या बोलते हैं इंक्लूड जो है किया है। तो देख सकते हैं, और जो क्या बोलते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का क्लासिफिकेशन था उसको उसको खत्म करके सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को दोनों को मर्ज कर दिया है। अब उसके लिए मतलब एक ही जो है क्या बोलते हैं एमएसएमई जो है अब रहेगी, और उसमें जो अलग जो आपका इन्वेस्टमेंट है टर्नओवर, अब इन्वेस्टमेंट साथ साथ टर्नओवर को भी जो है काउंट करेंगे। इसमें आप कुछ लिमिट से आप देख सकते हैं, माइक्रो अगर है तो जो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा अगर है तो वो होगा, और जो आपका अगर उनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो, और अगर इन्वेस्टमेंट आपका 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको स्मॉल होगा, या फिर अगर आपका टर्नओवर आपका क्या बोलते हैं 50 करोड़ ज़्यादा है तो आपका जो है क्या हुआ स्मॉल आपका एंटरप्राइज होगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है 20 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो वो आपका क्या बोलते हैं मीडियम होगा। अगर आपका टर्नओवर उसका 100 करोड़ ज़्यादा है तो आपका वो है मीडियम, वो कहलाया जाएगा। तो ये आपका क्या बोलते हैं नया डेफिनेशन एमएसएमई का जो है, ये काफ़ी दिनों से जो है इसमें इंडस्ट्री जो है मांग करी थी और उसको जो सरकार ने दिया। तो इससे लाभ क्या होगा ये हम देख लेते हैं। लाभ इससे ये होगा कि जैसे मान लीजिए कुछ कंपनीज थी जो है, तो उससे क्या करती थी कि जैसे अगर देखिए जो ये दिया जाता है इनको कि इतने आपका जो है अगर करोड़ का है तो उससे उनको लाभ मिलता है टैक्स पे, या फिर अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे, तो उससे क्या करती थी कंपनियां, उससे कंपनियां अपनी मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है तो वो बहुत सारी यूनिट खोल देती थी ताकि जो है उनको हर यूनिट में जो है लाभ मिले। तो ये उससे क्या हो, इससे उसको नुकसान होता था, क्योंकि उससे फिर क्या होता जो उनका इकोनॉमी ऑफ स्केल होता था वो कम हो जाता था। तो अभी इसका इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ गई है तो वो एक ही अंडर वन शेड जो है वो प्रोड्यूस कर सकती हैं और उनका जो है लाभ काफ़ी उनको मिलेगा। इसको ऐसा ये जो नया डेफिनेशन है उसको लाने के बाद, ये तो आपका जो है पहला जो है ये हुआ। और दूसरा क्या हुआ कि जैसे इन्फ्लेशन देखिए बढ़ गया है, तो जो एक हम जानते हैं इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद जो है जो प्राइजेस हैं वो भी बढ़े हैं प्रोडक्ट्स वगैरह के, तो ये टर्नओवर जो आपका जो है प्राइजेस जो भी आपका एक लिमिट है वो बढ़ाए हैं, तो उसके इंक्लूड होने से तो वो भी उनको इन्फ्लेशन को अब उसमें क्या बोलते हैं ऐड किए हैं, तो इससे अब आपका जो है उनको काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि वो अब करंट बेसिस पे जो करंट प्राइस है उसके बेसिस पे जो है उनको जो है काउंट किया जाएगा, तो उनको जो है काफ़ी लाभ मिलेगा। तो ये आपका क्या बोलते हैं ये हुआ। अब हम बात करते हैं एनबीएफसी के उसमें परिपेक्ष में सरकार ने क्या क्या किया है। तो सरकार ने जो है स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम जो है जारी किया है 30,000 करोड़ रुपए की। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि आपका अगर हम बात करें डेट मार्केट क्या होता है। तो डेट मार्केट और जो आप क्या होता है सिंपल सा डेट, जैसा हम बात करें प्राइमरी इसमें होती है मार्केट और होती है सेकेंडरी मार्केट होती है। प्राइमरी क्या होती है मार्केट होती है, इसमें सिंपल आपका जो है आपका जैसे जो पहली बार कंपनी है जब करती है इन्वेस्ट तो आपका वो प्राइमरी मार्केट में करती हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई कंपनी इन्वेस्ट कर रही है तो आपका वो सेकेंडरी मार्केट में करती हैं। तो इसमें दोनों में अंतर होता है। तो उसमें जो आपका प्राइमरी मार्केट होता है उसमें काफ़ी उनको जो है लाभ मिलता है, या फिर कह सकते हैं कि काफ़ी कम मात्रा में उनको वो होता है। एक जब नई कंपनी आती है तो वो आपका जो है प्राइमरी मार्केट में ही इन्वेस्ट करती है पहली बार, और जब वो फिर वो एक मैच्योर हो जाती है तो वो आपका वो सेकेंडरी मार्केट में जो है वो करती है। तो डेट मार्केट सिंपल सी बात है कि मतलब जब भी कोई कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं तो वो डेट पेपर इशू करती है मार्केट में और फिर उनको प्रॉपर अमाउंट में फंड जो है मिलता है। तो ये आपका निकलते हैं डेट मार्केट हो गया। तो उसके लिए सरकार निकलते हैं 30,000 करोड़ रुपए जो है क्या बोलते हैं दिया है कि जैसे आपका जो डेट पेपर है उसको सपोर्ट करने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में। तो इससे जो है आपका एनबीएफसी को जो है एक लाभ मिलेगा, उनको एक उसमें एक लिक्विडिटी जो है मिलेगी एज और जो एक कॉन्फिडेंस जो है गिर गया है क्या बोलते हैं इसमें अगर हम बात करें आपका एनबीएफसी में, तो वो जो है बूस्ट हो, क्योंकि गवर्नमेंट की बैकिंग हो गई 30,000 करोड़ रुपए। अगर मान लीजिए कोई भी डेट पेपर है अगर वो फेल कर रहा है तो सरकार का उसमें बैकिंग होगी तो लोग उसको परचेज करेंगे। और दूसरा क्या है क्या किया सरकार ने पार्शियल जो हमने बात की पार्शियल क्रेडिट गारंटी, तो वो आपका एनबीएफसी में भी जो है 2.0 की बात कर रहे हैं। इसमें जो आपका डेट पेपर है जो भी आपका मान लीजिए जैसे रेटिंग होती है हर पेपर की, जैसे ए होती है या फिर उसके नीचे मतलब कि सबसे टॉप क्वालिटी होती है ए, उसके बाद जितने भी नीचे वाले आपके होते हैं रेटिंग बी हो गया ए हो गया, तो इन सब चीज़ों की होती है रेटिंग, तो उनको उसमें भी सरकार क्या बोलते हैं
45,000 करोड़ रुपए क्या बोलते हैं इन्फोर्स करने की बात की है, ताकि जो है उसको जो लोग परचेज़ करें और ताकि जो है एक लिक्विडिटी जो है आपका इसमें जो है बनी रहे। तो ये आपका जो है आपका एनबीएफसी में बात की है। अब बात करते हैं डिस्काउंट। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इलेक्ट्रिकल आपको होती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उसमें सरकार ने क्या किया है, उसमें जो है हमने जाना कि क्या क्या इशू फेस कर रही थी, जैसा कि उनको रेवेन्यू काफ़ी हो गया था और अभी जानते हैं सारी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई हैं, तो वो क्या बोलते हैं पावर भी उनको जो है वो नहीं दे पा रही हैं इंडस्ट्रीज़ को, तो उससे काफ़ी उनको रेवेन्यू लॉस हुआ है। तो लेकिन हम जानते हैं कोई भी आपके डिस्कॉम होती हैं तो उससे और भी स्टेक होल्डर होते हैं, जैसे उनको जो आपका बिजली ट्रांसमिट होती है या फिर जो जेनेक्स होते हैं जो क्या बोलते हैं जो उसको बिजली को ट्रांसमिट करते हैं, तो वो कंपनी अलग होती हैं, तो उनको भी पेमेंट करना पड़ता है। तो अभी जो है हमने देखा रेवेन्यू उनको लॉस हुआ था, काफ़ी उनको नुकसान हुआ था। सरकार ने इसीलिए 90,000 करोड़ जो है इसमें जो है उनको जो है दिया है, तो इससे उनको जो है काफ़ी जो है लाभ मिलेगा इससे, और उसमें एज अ लिक्विडिटी जो है मेंटेन रहेगी, तो ताकि उनको जो है नुकसान ना हो। कॉमन पर्सन के लिए क्या किया सरकार ने, कॉमन पर्सन के लिए सरकार ने जो है हमने देखा था जब मार्च में जब सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है सरकार ने लाई थी, तो उसके अंतर्गत जो है सरकार ने कुछ दिया था कि जो है उसमें कहा था कि पहले तो इसमें आप जान लेते हैं कि पीएफ क्या होता है और टीसीएस और टीडीएस क्या है। पीएफ क्या आपका प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड। ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये सिंपल, जब कोई भी आपका एम्प्लॉय होता है तो उसमें जो एम्प्लॉयर जो उनको एम्प्लॉय करता है और एम्प्लॉई अपने इनकम का कुछ पार्ट जो है वो उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे उनको जब मान लीजिए वो रिटायर होंगे तो उनको सफिशिएंट अमाउंट में क्या बोलते हैं कुछ पैसे मिलेंगे, ताकि उनका जो एज अ ओल्ड एज है वो आसानी से वो कट सके। तो ये आपका क्या बोलते हैं पीएफ का वो पार्ट होता है। इसमें जो आपका एम्प्लॉयर होते हैं एम्प्लॉय दोनों का पार्ट इसमें वो जो है क्या बोलते हैं कुछ परसेंटेज उनके इनकम का होता है, वो सरकार जो है तय करती है। तो ये एक्ट है जो उसके अंतर्गत क्या बोलते हैं ये लाया गया था, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, उसके अंतर्गत इसको जो है लाया गया था। और टीसीएस क्या होता है आपका टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये दोनों में अंतर क्या होता है फ्रेंड्स, जैसा अगर मान लीजिए आप जो है कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो जब आप परचेज करेंगे तो आपको कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो आपका जब आप पे करेंगे तभी वो आपको क्या बोलते हैं मतलब कि वो आपके कट जाएगा। लेकिन जब आप जो है मान लीजिए कोई कार परचेज कर रहे हैं तो टैक्स डिडक्टेड मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, मतलब आप कोई चीज़ प्रॉपर्टी को परचेज़ कर रहे हैं या फिर प्रॉपर्टी टैक्स आपको पे करना पड़ रहा है, तो वो जब आप खरीदेंगे तब होगा। लेकिन जब आपका जो है क्या बोलते हैं आप कोई गाड़ी परचेज़ कर लिए हैं, ठीक है, उसके बाद जो भी आपका टैक्स होगा वो रिड्यूस होकर क्या बोलते हैं आपको देना पड़ेगा। आपका टीडीएस और टीसीएस का जो है आपका अंतर हुआ। तो सरकार ने अभी जो हमारे कॉमन पर्सन है उनको जो है इसमें लाभ दिया है। क्या कहा है सरकार ने कहा है कि जैसे सरकार ने मार्च में जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो है 24% जैसा हम जो भी एम्प्लॉई हैं मान लीजिए जिनकी ये जो सैलरी है वो 15,000 पर मंथ है, जिनकी मतलब 15,000 तक है, उनको सरकार ने जो है, और ऐसी कंपनी जहाँ पे 100 वर्कर्स से कम जो है एम्प्लॉय करती है, तो उनको 3 मंथ तक जो आपका एक क्या बोलते हैं गवर्नमेंट 24% प्रोविडेंट फंड जो है ऑफर करेगी। ये आपका अनाउंस किया था सरकार ने मार्च में, तो उसको सरकार ने अभी 3 महीने बढ़ा दिया है, मतलब वो आपका अगस्त तक, मतलब मार्च 3 महीने था तो उसको 3 महीने और बढ़ा के अगस्त तक जो है कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारे जो मीन्स जो उसमें एम्प्लॉई हैं उनके पास पैसा आएगा, तो वो डिमांड कर सकेंगे, उनको एटलीस्ट जो कमोडिटीज़ हैं वो परचेज कर सकेंगे। ये तो पहला हुआ आपका। दूसरा मान लीजिए कोई भी कंपनी है जो 100 से ज़्यादा एम्प्लॉय को जो है एम्प्लॉय कर रही हैं, उनके लिए जो पीएफ का एक लिमिट है जो पहले 12% था उसको घटा के 10% कर दिया गया है, ताकि जो है लोगों के हाथ में लिक्विडिटी रहे और वो परचेज कर सकें प्रोडक्ट्स को। तो ये आपका क्या बोलते हैं ये किया गया। टीसीएस और टीडीएस की बात कर रहे हैं तो सामने, तो हम जान लेते हैं कि जो वहाँ टीडीएस था उसको सरकार ने जो है आपका 25% जो है घटा दिया है। और अगर आप 10 लाख के अराउंड जो है अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आपको जो है काफ़ी लाभ मिलेगा और आप चीज़ों को जो है परचेज़ कर सकेंगे। और जो आपका टीडीएस है ये आपका जो है क्या बोलते हैं जो मंथली सैलरी पर्सन एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो है नहीं होगा, क्योंकि उनकी भी आपका जो है टैक्सेस कटते हैं, उनके लिए ये अप्लाई नहीं होगा। तो ये आपका जो है क्या बोलते हैं ये, और आपका जो लोअर टीडीएस टीसीएस है ये आपका 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगा। तो ये हमने देखा एमएसएमई एनबीएफसी और जो कॉमन पर्सन उनके लिए सरकार ने क्या किया है। अब हम देखते हैं कि सेंटर ने जो है जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए सरकार ने क्या किया है। तो हम जानते हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स जो है फंसे हुए हैं अलग अलग स्टेट में, काफ़ी उनको जो है मीन्स दिक्कतों का सामना झेलना पड़ रहा है। तो अभी सरकार ने क्या किया है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, इसमें सरकार अगर हम कुछ डेटा की बात करें तो ये जो हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डेटा 2017 का जिसको आपका एनएसएसओ है वो रिलीज़ करती है मिनिस्ट्री ऑफ
स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन 2017 के इसको जो है एक डेटा है, उसमें ये बता रहे हैं कि 1,49,53,750 जो अर्बन वर्कर हैं वो आपके वल्नरेबल जॉब्स करते हैं, पहली बात। और अगर इसमें इनको जो है इसमें वो इंक्लूड नहीं है जो आपके मतलब जिनको जो है पेड लीव या फिर बेनिफिट नहीं मिलता है, उनको इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। वो अगर उनको इंक्लूड कर लेंगे तो आपका ये 2.5 करोड़ हो जाएंगे। और इसी 2.5 करोड़ में जो आपके 80 लाख जो है माइग्रेंट वर्कर्स हैं, तो 80 लाख माइग्रेंट वर्कर्स जो है आप कह सकते हैं कि पूरे स्टेट में जो है कंट्री में जो है फंसे हुए हैं, इस समय की ये बात करते हैं। तो सरकार ने क्या किया और आगे भी ये बात कर रहे हैं, आगे जो है एक डेटा दे रहे हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इसमें ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 24.2% जो है इस समय जो है हो गई है। और अगर हम बात करें अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की तो वो 26% जो है इस समय हो गई है। तो ये कुछ डेटा दे रहे हैं। तो और फिर आगे क्या बात कर रहे हैं, सरकार ने क्या क्या जो है लाभ दिया है आपके क्या बोलते हैं माइग्रेंट वर्कर्स को। तो जैसे सरकार ने क्या बोलते हैं रिलीफ कैंप जो है उसमें हर स्टेट में जो है लगाने की बात किया है और उनको प्रॉपर फूड ग्रेन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक ये स्क्यूड टाइप का जो है डेटा है, क्योंकि जो है अगर हम बात करें तो 69% सिर्फ और सिर्फ जो ओवरऑल शेल्टर कैंप्स हैं वो सिर्फ केरला में ही हैं। अभी सरकार ने यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट में जो है जारी करते हुए कहा। तो आप देख सकते हैं कि 69% जो है सिर्फ केरला स्टेट में, बाकी पूरे कंट्री में है जो आपका जो रेस्ट ऑफ द आपका जो मीन्स रिलीफ कैंप है। तो देख सकते हैं कितना क्या बोलते हैं एक नॉन यूनिफॉर्मिटी है रिलीफ कैंप्स की अगर हम बात करें तो। और सरकार ने क्या किया, श्रमिक ट्रेन जो है जारी किया ताकि जो है उनको जो है वहाँ से स्टेट से अपने स्टेट में जो है लाने की जो है बात सरकार ने की है। तो उसके लिए जो है ट्रेन जो है चलाया सरकार ने। और क्या किया है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए सरकार ने जो मनरेगा स्कीम है उसको जो है बढ़ा दिया है। उसको जो है प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर और जो लाइव स्टॉक है उसके लिए सरकार ने उसको जो है बढ़ा दिया है। और इसको जो है मानसून सीज़न तक जो है सरकार ने जो है क्या बोलते हैं इनको बढ़ा दिया मनरेगा वर्कर्स को कि जो है जो भी इनके जो है काम है। और क्या कहा है सरकार ने 5 किलो फूड ग्रेन्स और 1 किलो चना, 5 किलो फूड ग्रेन पर पर्सन और 1 किलो चना पर फैमिली की बात की है 2 महीने तक देने की बात, ताकि जो है और ये उन सभी को दिया जाएगा जो आपका NFSA एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं और जो आपके क्या बोलते हैं आप मीन्स जो स्टेट कार्ड मतलब जो आपका मीन्स राशन कार्ड होता है उसके अंतर्गत नहीं आते, उनको भी जो है ये 5 किलो आपका फूड ग्रेन पर फैमिली और वो 1 किलो चना जो है पर पर्सन जो आपका फूड ग्रेन्स है 5 किलो और आपका 1 किलो फूड आपको जो चना है उसको देने की जो है बात की है इसमें। और क्या बात कर रहे हैं आगे, और तो सरकार ने जो है और भी कैंप वगैरह जो हमने बात की पहले इसकी बात की है तो ये तो हमने बात करी। लास्ट कह रहे हैं कि जो आपका 1 नेशन 1 रेशन कार्ड स्कीम है जो आपका वो उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ अभी तक, तो उसको जो है कुछ ही स्टेट्स ने जो है अपने जैसे 20 स्टेट अभी तक उसको जो है लागू कर दिए हैं। तो मतलब कि कह रहे हैं कि अभी 2020 तक अगर बात करें अगस्त तक तो 83% उसका कवरेज हो चुका है और मार्च 2021 तक 100% जो है उसका हर स्टेट जो है उसको अपना लेंगे, इसकी बात कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि जैसे अगर हम बात करें कि स्कीम की तो उसका यूटिलाइजेशन जो है अभी सिर्फ और सिर्फ जो है अगर सिर्फ 800 वर्कर्स तक ही जो है क्या बोलते हैं हुआ है लॉकडाउन के पहले, और लॉकडाउन के बाद से 200 वर्कर्स की एवरेज की बात कर रहे हैं कि पूरे स्टेट की अगर बात करें तो उनको जो है लाभ मिला है 1 नेशन 1 राशन कार्ड से। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह एक क्या बोलते हैं वेग तरीके का हमने पहले जाना था कि क्या होता है 1 नेशन 1 राशन कार्ड जो है क्या स्कीम है, हमने पहले भी इसको आर्टिकल में डिस्कस किया था। और क्या दिया है सरकार ने आगे अगर बात करें तो देखिए माइग्रेंट वर्कर्स उनको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो भी आपके गवर्नमेंट फंडेड हाउसिंग है उसको एज अ रेंटल बेसिस मतलब कि एक कम प्राइस पे उनको रेंट पे जो है आपका कैसे कोई मीन्स PPP मोड पे जो है ऐसा मीन्स हाउसिंग क्रिएट करेंगे और उनको कम पैसे पे जो है क्या बोलते हैं रेंट पे हाउस जो है प्रोवाइड कराएंगे, ये सरकार कह रही है। और क्या कह रही है सरकार, और कह रही है कि एक स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी किसको दिया जाएगा, वो जो आपके स्ट्रीट वेंडर हैं 5,000 करोड़ रुपए जो है उनको लोन प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि जो है वो एज अपने एक्टिविटी को जो है आगे कैरी आउट कर सकें। और जो हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं उसके लिए सरकार क्या की है, नाबार्ड के थ्रू 30,000 करोड़ रुपए उनको लोन वगैरह का सुविधा जो है प्रोवाइड करने की जो है सरकार ने बात की है ताकि जो है उनको नुकसान ना हो। तो ये हमारा आर्टिकल पूरा हुआ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला पार्ट। तो ये और जो हमारे कल क्वेश्चन है उसको हम जो है कल देखेंगे। तो आज के इतना ही।